इस केमिस्ट्री क्लास में आज सभी को नमस्कार। आज हम लोग इसमें डीडीटी और फ्रेयॉन्स के बारे में अध्ययन करेंगे और ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि इससे पहले पिछले 12 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है हैलोएरीन और हैलोएल्केन के बारे में, जिसमें क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उसके बनाने की विधि, गुण, दोष, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। डीडीटी के बारे में इस क्लास हम लोग जाने हैं कि आखिर डीडीटी का फुल फॉर्म होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे कैसे नामकरण किया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात डीडीटी का पूरा नाम होता है पी-पी- डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पहले डी का मतलब हुआ डाइक्लोरो, दूसरे डी का मतलब हुआ डाइफिनाइल और यहाँ टी का मतलब होता है ट्राइक्लोरो। तो ये डीडीटी का फुल फॉर्म हुआ। अब ये नाम किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि ये इसका यूपीएससी नेम है। अब ये फॉर्मूला से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसका नाम कैसे पी-पी- डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। यहाँ पी का मतलब होता है पारा। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें 3 स्टेप होता है, एक ऑर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा पारा। तो यहाँ पारा पोजीशन के लिए यहाँ पी आया है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला पर चलेंगे। ये डीडीटी का रासायनिक सूत्र हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों पारा पोजीशन है, ठीक, ये और ये यहाँ पारा पोजीशन है। तो यहाँ एक पारा पोजीशन पर क्लोरीन है, फिर दूसरे पर यहाँ क्लोरीन है। तो यहाँ पी-पी- यानी एक हुआ पारा ये, तो दूसरे पारा के लिए ये हुआ पी-पी-। यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ डाइक्लोरो। ये फिनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये 2 फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ डाइफिनाइल है। और यहाँ 3 क्लोरीन एटम है, इसलिए यहाँ ट्राइक्लोरो है। और यहाँ 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम इथेन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पी-पी- डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पुनः हम एक बार इस फॉर्मूले को समझ ले। यहाँ पारा पोजीशन पर 2 क्लोरीन एटम मौजूद है, इसलिए पी-पी-। यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरो। 2 फिनाइल ग्रुप है, इसलिए डाइफिनाइल। और यहाँ 3 क्लोरीन एटम है, इसलिए ट्राइक्लोरो। और यहाँ 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर इथेन आया है। अर्थात डीडीटी का पूरा नाम होता है पी-पी- डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इस कंपाउंड को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, यहाँ रिंग के बदले हम बॉन्ड भी दे सकते हैं। ये रिंग ये दर्शा रहा है कि यहाँ एक एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का अंतराल है, चूंकि इस पोजीशन के अलावा यहाँ 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 और यहाँ हर एक पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है और साथ ही साथ एक कार्बन एटम मौजूद है। यहाँ 3 बॉन्ड है और चौथे बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से कवर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी और यहाँ भी और नीचे भी। इस प्रकार से हम इस कंपाउंड को ऐसे भी
लिख सकते हैं, और यहाँ पर कार्बन देकर के भी लिखा जा सकता है, लेकिन वैसे लिखने की प्रथा नहीं है, सीधे इस कंपाउंड को हम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये DDT का रासायनिक सूत्र हुआ और इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है और इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। यहाँ पारा पोजीशन पर क्लोरीन एटम मौजूद है, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए PP- डाइक्लोरो, 2 फिनाइल ग्रुप है इसलिए डाइफिनाइल, यहाँ 3 क्लोरीन एटम है इसलिए यहाँ ट्राइक्लोरो है, और 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर इथेन है। अब फार्मूला जानने के बाद हम लोग अब इसके बनाने की विधि के बारे में चलेंगे कि क्या विधि है इसके बनाने की। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस DDT की खोज सर्वप्रथम एक जर्मन वैज्ञानिक पॉल मुल्लर ने किया था। DDT was first discovered by a German scientist Paul Mulder, अर्थात DDT का सर्वप्रथम आविष्कार यानी खोज एक जर्मन वैज्ञानिक पॉल मुल्डर ने किया था। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ DDT, अर्थात DDT बनाने की विधि। When chlorobenzene is treated with chloride, अर्थात ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड in presence of conc H2SO4 DDT is obtained, अर्थात जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरब जिसे हम ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड भी कहते हैं उसके साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ हमें DDT प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है ये क्लोरोबेंजीन है जिसका 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग लेता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि ये हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिल करके वहाँ वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है और हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखने में सहूलियत होगी, इसलिए इस हाइड्रोजन को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड अर्थात क्लोरब, ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड है, इसको हम CCl3CHO भी लिख सकते हैं। इसी कंपाउंड को यहाँ संरचना सूत्र में लिखा गया है। यही ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड अर्थात ये क्लोरल है। अब इसका ऑक्सीजन एटम और इसका 2 हाइड्रोजन एटम
ये चला जाता है वाटर मॉलिक्यूल में। ये H2SO4 है, अर्थात कॉम्क H2SO4। इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर DDT हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमें वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल अर्थात ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो हमें DDT प्राप्त होता है। इस प्रकार से DDT का निर्माण किया जाता है। यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल चला गया, और ये दोनों बॉन्ड इस कार्बन से जुट जाता है, जो कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका 4 बॉन्ड है और यहाँ भी 4 बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हमें P डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हमें प्राप्त होता है। तो ये DDT बनाने की विधि है। DDT को पॉल मुल्लर ने सर्वप्रथम खोज किया था, और प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसका उपयोग कुछ देशों में मच्छर मारने के लिए, उसको कम करने के लिए नालियों में उपयोग किया जाता था। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब घरों में इसका इस्तेमाल छिड़काव के रूप में जब किया जाता है तो ऐसा पाया गया कि माँ के दूध में भी DDT का एस्टिमेशन किया गया है। इसलिए कुछ विकसित देशों में इसे छिड़काव पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ विकासशील देशों में इसका छिड़काव किया जाता है। अब इस DDT के बाद अब अंतिम इसका टॉपिक एक बचा हुआ है, फ्रेऑन्स। अब हम जाने हैं कि फ्रेऑन्स क्या है। फ्रेऑन्स, अब ये हमको जानना है कि आखिर ये फ्रेऑन्स क्या है। ये कार्बनिक यौगिक है, और जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में इसको पढ़ना है, और हेलो कंपाउंड के रूप में ये भी जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन हम लोगों को मालूम है, जो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो मान लें कि मीथेन भी हाइड्रोकार्बन है, यहाँ इथेन भी हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन में से वो हम क्या करते हैं, चारों हाइड्रोजन को अगर हम निकालते हैं और इसके बदले में 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन एटम अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमें CF2Cl2 प्राप्त होता है। यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है उसी को फ्रेऑन्स कहा जाता है। इसका नाम दिया जाता है फ्रेऑन 12। यहाँ फ्रेऑन 12 का मतलब हुआ कि कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ फ्लोरीन की संख्या 2 है। चूंकि इस कंपाउंड के नामकरण में हम कार्बन और फ्लोरीन एटम को आधार मान करके इसका नामकरण करते हैं, जो इसके बाद पुनः हम बताएंगे। लेकिन यहाँ इसको हमको परिभाषा को प्राप्त करना है कि आखिर फ्रेऑन क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसी कंपाउंड को हम फ्रेऑन्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि polychlorofluoroderivatives of hydrocarbon are collectively known as freons।
क्लोरोफ्लोरोडेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेऑन्स, अर्थात हाइड्रोकार्बन के क्लोरो और फ्लोरो डेरिवेटिव को फ्रेऑन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें से सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, तो इस प्रकार से एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव हुआ। एक अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ अगर CH4 है, इसमें से चारों हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, एक फ्लोरीन एटम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 फ्लोरीन एटम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर CFCl3 हो जाएगा, इसको हम फ्रेऑन 11 के नाम से जानते हैं। चूंकि यहाँ कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है या किसी भी कंपाउंड में, यहाँ चारों हाइड्रोजन को जब हटाते हैं, अगर यहाँ एक फ्लोरीन एटम को लाते हैं तो CF हो गया, तो यहाँ 3 फ्लोरीन हो गया। अगर हम 2 फ्लोरीन को लेते हैं तो यहाँ 2 फ्लोरीन हो जाएगा। अगर हम 3 फ्लोरीन को लेते हैं तो यहाँ 1 फ्लोरीन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन के अलावा यहाँ CH4 है तो यहाँ 4 फ्लोरीन एटम होना चाहिए। यहाँ CF2Cl2 भी लिख सकते हैं, CF3Cl लिख सकते हैं। ये सभी कंपाउंड फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। ये कंपाउंड हो गया फ्रेऑन 12 और ये कंपाउंड हो गया फ्रेऑन 13। इसके नामकरण में हम अक्सर देखते हैं कि इसमें कार्बन और फ्लोरीन परमाणु को आधार माना जाता है, और पहला जो ये अंक है वो कार्बन के लिए और दूसरा जो अंक है वो फ्लोरीन परमाणु के लिए होता है। क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन परमाणु को यहाँ आधार मानकर फ्रेऑन का नामकरण करते हैं। इस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन और 3 फ्लोरीन है, इसलिए यहाँ फ्रेऑन 13 हुआ। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेऑन्स अर्थात फ्रेऑन्स का नामकरण। जस्ट अभी हम बताए हैं कि फ्रेऑन के नामकरण में इसमें कार्बन और फ्लोरीन परमाणु को आधार मान करके इसका नामकरण करते हैं। जो कुछ एग्जाम्पल से वो पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं ये सभी के सभी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। चूंकि मीथेन में से चारों हाइड्रोजन को निकाल करके इसमें अलग अलग हम फ्लोरीन और क्लोरीन एटम को ऐड किए हैं। अब कितना हमको फ्लोरीन और क्लोरीन ऐड करना है ये कार्बन के टेट्रावैलेंसी पर यह निर्भर करता है। अगर यहाँ से चारों हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो यहाँ 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन लगा। अगर 1 फ्लोरीन एटम लगाते हैं तो 3 यहाँ पर हमें क्लोरीन देना पड़ेगा। यहाँ 3 फ्लोरीन आया तो 1 क्लोरीन, यानी कि कार्बन का वो टेट्रावैलेंसी क्लोरीन और फ्लोरीन एटम से पूरा हो जाना चाहिए। तो इसके नामकरण में हम इसको लिख सकते हैं फ्रेऑन 12, अर्थात ये 1 जो है यहाँ कार्बन परमाणु के लिए है, यहाँ 2 जो है फ्लोरीन परमाणु के लिए है। ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, चूंकि यहाँ ये दर्शा रहा है कि जब 2 फ्लोरीन हो गया इसका मतलब है तो 2 क्लोरीन होगा ही, चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। फिर इसी प्रकार से ये फ्रेऑन 11 हो गया और इसी प्रकार से ये फ्रेऑन 13 हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेऑन के नामकरण में हम प्रायः कार्बन और फ्लोरीन परमाणु का आधार मानते हैं, और उसके बाद जो अंक देते हैं वो पहला अंक कार्बन के लिए और दूसरा अंक फ्लोरीन परमाणु के लिए होता है। तो इस तरह से फ्रेऑन का नामकरण किया जाता है।
अब इसके बाद हम फ्रेऑन को बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की कौन कौन सी विधि हैं, इस पर चलेंगे। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रेऑन्स, अर्थात फ्रेऑन्स बनाने की विधि। When CCl4 carbon tetrachloride is treated with hydrogen fluoride in presence of strontium pentachloride at 723 Kelvin temperature, freons are obtained। अर्थात जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ स्टीरियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें फ्रेऑन्स प्राप्त होता है। अब इसे हम रिएक्शन के रूप में व्यक्त करते हैं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस पर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करते हैं स्टीरियम पेंटाक्लोराइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें CFCl3 और प्लस HCl प्राप्त होता है। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ क्लोरीन के साथ HCl चला जाता है और ये क्लोरीन एटम इसमें ऐड कर जाता है। चूंकि CCl4 में से जितना क्लोरीन एटम रिप्लेस होगा उतना ही कोई अन्य एटम इसमें आकर के जुटेगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड फ्रेऑन 11 का, इसलिए कि यहाँ एक कार्बन परमाणु है कार्बन का और एक परमाणु है यहाँ फ्लोरीन का, इसलिए यहाँ फ्रेऑन 11। ठीक इसी प्रकार से जब हम फ्रेऑन 11 को पुनः हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ स्टीरियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें फ्रेऑन 12 प्राप्त होता है और यहाँ HCl प्राप्त होता है। पुनः हाइड्रोजन एटम इसका एक क्लोरीन परमाणु के साथ HCl चला गया और पुनः फ्लोरीन परमाणु इसमें ऐड हो जाता है। तो ये कंपाउंड फ्रेऑन 12 हुआ। ठीक इसी प्रकार से CF2Cl2 और प्लस HF SbCl5 यहाँ CF3Cl और प्लस HCl। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड फ्रेऑन 13 है। तो ये सभी फ्रेऑन बनाने की अलग अलग विधियां हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड अर्थात हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ स्टीरियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो हमें फ्रेऑन प्राप्त होता है। पुनः यहाँ फ्रेऑन 11 को लिया गया है, पुनः हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ वही प्रक्रिया को अपनाते हैं तो यहाँ फ्रेऑन 12 हमें प्राप्त होता है। इस हर एक रिएक्शन में केवल हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु इसका क्लोरीन परमाणु के साथ यहाँ रिप्लेस हो जाता है और ये फ्लोरीन एटम इसमें आकर के जुट जाता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका हाइड्रोजन परमाणु
एक क्लोरीन परमाणु के साथ HCl चला जाता है और ये फ्लोरीन एटम इसमें आकर के ऐड कर जाता है और हमें यहाँ फ्रेऑन 12 देता है। ठीक यहाँ उसी प्रकार से फ्रेऑन 12 को लिया गया है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ वहाँ रिप्लेस हो जाता है और यहाँ फ्रेऑन 13 प्राप्त होता है। तो ये सभी कंपाउंड इस प्रकार से हमें फ्रेऑन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ हम सभी में देख रहे हैं कि ये सभी कंपाउंड प्रायः हाइड्रोकार्बन का ही क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव है, अर्थात हाइड्रोकार्बन मीथेन या इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव को ही फ्रेऑन के नाम से जानते हैं। और इसके नामकरण में हम लोगों ने देखा यहाँ कार्बन और फ्लोरीन एटम को आधार मानकर उसका नामकरण करते हैं। इसके नाम के अंत में पहला अंक कार्बन के लिए, दूसरा फ्लोरीन के लिए, फिर इसमें पहला कार्बन के लिए, दूसरा फ्लोरीन के लिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कार्बन एक एटम है, फ्लोरीन 3 एटम है, इसलिए यहाँ फ्रेऑन 13 हुआ। तो ये सभी फ्रेऑन बनाने की विधियाँ हैं। अब फ्रेऑन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फ्रेऑन का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं, कूलिंग में करते हैं, इस तरह से प्रशीतन में इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी हम लोग अपने घरों में अक्सर रखते हैं फल और सब्जी की सुरक्षा के लिए, जिससे वो रेफ्रिजरेटर बना होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस तरह से हैलोएल्केन और हैलोएरीन चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लासों में देखा है कि हैलोएल्केन और हैलोएरीन क्या है, उसका नामकरण कैसे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया गया है, 3 क्राइटेरिया बताया गया था, फिर उसकी बनाने की विधि क्या है, फिर उसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने DDT, फ्रेऑन्स और हर एक चीज़ की अध्ययन इसमें की है। और अगले क्लास में हम लोग फिर इसके अगले टॉपिक के बारे में चलेंगे, अगले चैप्टर के बारे में।